मैं काशिफ पहल करता हूँ पहल भारत पर। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके सामने हूँ। आज जबकि पूरे देश में कोरोना ने एक महामारी को इस कदर हमारे सामने ला दिया है कि हमारी जनरेशन ने क्या, इससे पहले की जनरेशन ने भी, जबकि और भी महामारियां थी दुनिया में, उन्होंने भी ऐसी नहीं देखी होगी कि कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां का कोई ना कोई इंसान उस परिवार को छोड़कर न गया हो। लेकिन आज इस दौरान मैं आपसे डायरेक्टली आज कोरोना की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं बात करने आया हूं 26 नवंबर से, 26 नवंबर 2020 से। वो किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जो यूपी से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, जो उत्तराखंड से भी आए हैं, जो पंजाब और हरियाणा से, मेन सबसे पहले पंजाब के ही किसान आए थे। वो वहाँ आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और एमएसपी रेट के फिक्सेशन के बारे में। लेकिन मसला ये हुआ कि सरकार टस से मस होने को रेडी नहीं हुई। कई मीटिंग्स हुई, कई वार्ताएं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिसको हल माना जाए या जिसको सोल्यूशन माना जाए। सरकार बिल्कुल टिकी रही कि नहीं, हम आज की खेती को बिल्कुल कॉर्पोरेट बनाकर रहेंगे, हम इसमें उन लोगों को भी हिस्सेदार बनाएंगे जो डायरेक्ट खेती नहीं करते, जो डायरेक्ट किसान नहीं है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि आखिर जब किसान, आप जिसके लिए इस कानून को बना रहे थे, वो ही जब इसका विरोध कर रहे हैं तो बात क्या है। तो अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गई वो बातें जो हमने पहले भी की हैं और दूसरे लोगों ने भी की है, लेकिन अब हम उसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि 2022 में ही मुश्किल से अब 8 से 10 महीना बचा हुआ है जो इलेक्शन का है, जिसमें उत्तर प्रदेश, वैसे तो 5 स्टेट में चुनाव हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीजेपी को अगर 2024 में केंद्र सरकार में सत्ता में बना रहना है तो बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का जीतना। वैसे तो गोवा में भी है, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और इस तरह से गोवा में भी है, इलेक्शन चल रहे हैं, और उसके बाद फिर हिमाचल और गुजरात में भी है। लेकिन फिलहाल ये 5 इलेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल जो है वो उत्तर प्रदेश है। और वहां हमने सुना है कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, और चूंकि जब से निकाय चुनाव हुआ और निकाय चुनाव में भयानक हार के बाद वो जो एमएलए हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन वाला मामला है। हम योगी आदित्यनाथ के, और ये बिल्कुल खबर, इवन की यहां तक खबर है, आप अगर जानना चाहें कि एक दिन के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था, वो बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। अब एक जो ऑफिसर हैं, जो भी वहां एमएलए भी हैं, वो चुनकर अब एमएलए बन चुके हैं, 4 महीना हो गया है उनको एमएलए बन, लेकिन अरविंद शर्मा ये एक ब्यूरोक्रेट है, उनका पूरा करियर एक ऑफिसर का रहा है, एक एग्जीक्यूटिव का रहा है, उस तरह से ऑफिसर के तौर पर। तो क्या ये जब यहाँ हिंदुस्तान, जब उत्तर प्रदेश आए, तो क्या ये राजनीति सिखाने आए थे उन महारथियों को? केशव प्रसाद मौर्य जो एक और ऑप्शन है वहां, जिनके बारे में बीजेपी बिल्कुल नहीं सोची, उन्होंने उसको वो पद देकर, जिसको उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एक ऐसा पद देकर उनको खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात तो तय है कि राजनीति के जब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा था तो किसी ने भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया था कि वो हमारा चेहरा है। लेकिन अचानक जीतने के बाद सारे जातीय समीकरणों को देख लीजिए तो आपको ये लगेगा देखकर कि योगी आदित्यनाथ को बनाया गया तो सब रेडी हो गए, लेकिन कहीं ना डिससेटिस्फैक्शन था, और वो कमी आते ही उनका वो डिससेटिस्फैक्शन दिखाई देने लगा। अब अरविंद शर्मा जो कि सीधा ऑफिसर हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी उनको अपना एक जरिया बनाकर उत्तर प्रदेश को अपना एक सैटेलाइट बना रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री, अभी बहरहाल एक तो बात मैं आपको बता दूं जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई भी ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं होगी जिसमें वो ये कहे कि मैं अभी योगी आदित्यनाथ की, चूंकि हम माने या न माने लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ में बहरहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलने की क्षमता है। तो ये तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं उनको हटाने का रिस्क भारतीय जनता पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां निकाय चुनाव में भले ही हार हुई है। कई एमएलए ये भी कह रहे हैं कि इसके सबसे बड़ा जो कारण है वो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन जो भी कारण उनको भी, लेकिन अरविंद शर्मा कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम जरूर कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एग्जैक्ट जो इलेक्शन की बात है। लेकिन अब हम आते हैं किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा जो गूढ़ बात है इस बार वो ये है कि 2 राजनीति, एक तो किसान आंदोलन, दूसरा उसी किसान आंदोलन में जन्मा है जाट राजनीति। उसी किसान राजनीति से जाट राजनीति आई है सामने। जाट जो एक बहुत बड़ा वोटर है और बहुत ही डिसाइसिव फोर्स है, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी है, और वो उत्तराखंड में भी है। तो उसके इलेक्शन, चूंकि आप देखिएगा अगर कि जब हरियाणा में, जहां भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो 2 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ी, जिसके एक के आपके दुष्यंत चौटाला हैं जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, और जो मनोहर लाल खट्टर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों, हिसार में तो खैर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इतना
इतनी ज़बरदस्त रैली हुई थी जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और उधर बाकी जहां भी दुष्यंत चौटाला गए, दुष्यंत चौटाला जबकि एक बड़े नेता कद्दावर माने जाते थे और किसानों से जुड़े नेता वो माने जाते थे, लेकिन उनके खिलाफ किसानों ने जबरदस्त एक तरह से आंदोलन जैसा या रैलियां या मूवमेंट्स चलाए। तो दोस्तों, मैं जो आपको यहाँ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि क्या इस तरह की राजनीति लेकर या इस तरह का रिस्क लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है, क्योंकि जो सबसे बड़े वोटर्स हैं और इत्तेफाक से वो इस बार इतने अवेयर हैं, खास के इस आंदोलन ने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक सिंबॉलिकली भी उसने अपने आप को दिखलाया है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसने एक माहौल बना दिया। जो भी प्रो किसान थे या प्रो किसान मूवमेंट थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी से एज अ वोटर बिफर गए, अगर वो उनके वोटर थे भी। और तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीतें दर्ज की हैं तो कई लोग जो उनके पहले वोटर नहीं थे वो बन गए, ये राजनीतिक विश्लेषण कहता है। अब बात आती है कि आने वाले चुनाव में क्या इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चूंकि वो सारे काम करती है, वो एक कार्यकर्ता या कहिए तो अपने बच्चे के लिए वो एक जमीन तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बाकी विश्व हिंदू परिषद और ऐसी दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके लिए अब रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस मामले को हम कैसे सॉल्व करें, इस मामले में हम कैसे अपने आप को इस मुसीबत से निकालें। क्योंकि किसान आंदोलन अभी आपने सुना है कि उन्होंने 22 जिलों में लगभग सीए कानून को पारित कर दिया है अलग अलग राज्य के, और उसको वो ला रहे हैं जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। सबसे पहले जो निपटना था हमें वो था हमारा कोरोना, और कोरोना के बाद किसान, उसके बाद ये लग गए चूंकि सीए ले आए और अचानक उन्होंने लागू कर दिया। आपको मैं बताऊं, अगर सीए की हिस्ट्री में हम जाएं तो 78 से ही कहीं ना कहीं वहाँ के जो डीएम है, मैजिस्ट्रेट हैं, वो इस बात के लिए ऑथोराइज्ड हैं, वो पहले से ही। लेकिन इस सरकार ने कहीं ना कहीं इसको इस तरह का रंग देने की कोशिश की है जिससे बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई हैं। खैर जो भी हो, बहरहाल अभी हम किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन का नुकसान ये होगा कि जो एकदम किसान बेल्ट है हमारा, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान भी आप देख लीजिए, ये सब उनके खिलाफ हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मुहिम चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आप निकाय चुनाव देखिए, अगर उत्तर पंजाब में भी बहुत जबरदस्त झेलना पड़ा उनको एक खास तरह का अपने लिए, अपने जो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी थी किसानों की, वो उनको वहां भी झेलना पड़ गया। उत्तर प्रदेश में तो खैर नतीजा खराब हो गया उनका, बीएसपी और समाजवादी पार्टी वहां सबसे जबरदस्त जीत कर आ गई। ये कहीं ना कहीं अगर आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर या उसके जो नेता हैं, एमएलए हैं, वो ये कहने लगे कि सारा गलती का ठीकरा हम योगी आदित्यनाथ पे फोड़ दिए, सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ही वजह से कुछ हद तक वो लोग जीतते हुए नजर आए हैं। तो अभी मेरा आपसे जो ये कहना है और जो बात मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कि इस किसान आंदोलन ने राजनीति को भी बहुत पलट दिया है। तो 22 में जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश मेरी नज़र में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपनी पैठ बना ले। बीजेपी का पंजाब में भी एक, जब से 84 राइट हुआ था तब से वहाँ कांग्रेस के खिलाफ एक ये रोष था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गया। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर कुछ ऐसे राजनीति में उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद वहां कांग्रेस आज जीत कर आ गई। लेकिन फिर भी एक वर्ग है जो बीजेपी को वहां वोट करता है, भले ही वो एंटी कांग्रेस होकर करता हो या किसी और बात से, या अब वो किसी और बात पे करने लगा हो वोट, वो अलग बात है। लेकिन अब सब बिफर गए हैं, चूंकि एक मसला ये किसान का आ गया। भारतीय जनता पार्टी सही में थी या नहीं थी ये अलग मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल किसानों के खिलाफ नजर आई इस पूरे मुहिम में। जैसे लग रहा था कि एक तरफ किसान है और एक तरफ सरकार है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में, जिसको कृषि का देश कहा जाता है, जिसको किसानों की जमीन कही जाती है, जहां नदियां बह रही हैं, इरिगेशन, जहां सभ्यताएं रही हैं किसानों की, उस देश की चुनी हुई इतनी बड़ी सरकार, इतनी मजबूत सरकार को अगर कहीं ना कहीं एंटी गवर्नमेंट घोषित कर दिया जाता है तो ये तो अपने आप में चिंता की बात है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा ये चुनाव में, तो देखने वाली बात है कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है। ये एक अलग ही राजनीति है आज के हमारे देश में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा। तो जो मेरा अपना विश्लेषण है, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो मेरी समझ है, जो मैंने अब फील्ड में देखा, ये देखा इस कोरोना की मार जिसमें सरकार बुरी तरह नाकाम नजर आई, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, सिलेंडर्स का मामला हो, वेंटिलेटर्स का मामला हो, बेड्स का मामला हो, इवन के बेसिक सुविधाओं का मामला हो, हर जगह सरकार इस बार विफल नजर आ रही थी। और ऊपर से किसान आंदोलन का ये 6 महीना, जिसमें जो हम किसान आंदोलन है, टिकैत साहब, वो उसके नेता हैं टिकैत साहब, वो जैसे लोग, उन्होंने सामने आकर एकदम वो रोए भी उसमें सरकार के खिलाफ। बोले तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, किसान इतने इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना होगा कि आखिर क्या होगा इसका नतीजा, और किस तरह से जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरह से भारत की राजनीति को और की ओर देखते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि
ये जो सेंचुरी चल रही है, ये सेंचुरी डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच लड़ाई होगी। तो हमें देखना है कि इलेक्शन क्या होता है। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विशाल लोकतंत्र है और हमें देखना है कि क्या होता है इन चुनावों में। लेकिन बने रहिए हमारे साथ आगे की खबरों के लिए। पहल भारत, हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चूंकि हम एक ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का हमें सपोर्ट नहीं है। अपने ही बेसिस पर हम कर रहे हैं जितना हमसे हो पाता है। आप जितना हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, हम उतना काम करते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं हमारा, कम से कम सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।